औरंगजेब को क्रूर कहना या आक्रांता कहना, लुटेरा कहना, मतलब ये इसे फैक्चुअली तो कम से कम चैलेंज नहीं किया जा सकता है? देखिए, आक्रांता का यहाँ मीनिंग होता है कि इन्वेडर। अब इन्वेडर से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है कि कितने रूलर्स हैं जो बाहर से आए हैं। अगर आज की बाउंड्री से देखेंगे, यही तो सारा मुद्दा है राणा सांगा बाबर का, कि राणा सांगा क्यों कोट एंड कोट, मैं नहीं बोलती बट लोग बोलते हैं कि क्यों गद्दार है, क्योंकि उन्होंने बाहर से किसी को अंदर बुलाया। अरे तब क्या बाहर, तब क्या अंदर? कौन है आक्रांता? तब तो आपकी किंगडम की ही बाउंड्री है, आप लॉयल हो अपने किंगडम के लिए, वही आपकी बाउंड्री है। उस समय कौन सा पासपोर्ट, उस समय कौन सी इंडिया की बाउंड्री? काबुल तक, तक्षशिला तक अशोक का वर्चस्व था। औरंगजेब ने कांधार वगैरह कैप्चर किया हुआ था। तो ये कितनी सारी एरियाज हैं जो इंडिया का तब हिस्सा थी। तो ये बाहर से आना, अंदर से आना, उस समय कोई इसका मतलब नहीं होता। तो आक्रांता जब आप यूज़ करें तो आप ये समझ लें कि फिर तो ऐसे सारे कुशान्स भी बाहर से आए थे, आर्यन भी बाहर से आए 1500 BC से। तो मतलब हमारे सब में डीएनए कोट एंड कोट आक्रांता का डीएनए है, अगर आप कहना चाहें तो उससे क्या आक्रांता का मतलब बनता है मुझे समझ नहीं आता। बिल्कुल क्रूर थे, बट आप अगर सिर्फ औरंगजेब को क्रूर कहेंगे तो आप गलत कह रहे हैं। हर रूलर क्रूर था, और हर रूलर ने कितना सत्ता हथियाने के लिए अपनी फैमिली को मारा है, फादर को मारा है, ब्रदर को मारा है, बाकी रूलर्स को मारा है। सिविल वॉर तो कितना होता है रूलर्स के बीच में। तो सिर्फ औरंगजेब ने नहीं किया, वो राजा थे, वो क्रूर थे, और भी राजा हैं वो भी क्रूर थे। मेरा सवाल ये है कि जैसे इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे बहादुर शाह जफ़र को हम गैर मानते हैं या अपना मानते हैं और शिवाजी को अपना मानते हैं, ये हम कैसे तय करते हैं? 1857 का संग्राम बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में लड़ा गया, इतिहास की किताबों में हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन बहादुर शाह जफ़र जिस सम्मान के पात्र होने चाहिए, उसकी जगह पर जब हम ये कहते हैं कि मुग़लों की संतानें देखिए किस गरीबी में ज़िंदगी जी रही हैं, या बहादुर शाह जफ़र की संतानें जिस गरीबी में ज़िंदगी जी रही हैं, तो हम कैसे ये तय करते हैं कि वो राष्ट्र नायक हैं या राष्ट्र के नायक नहीं हैं, और शिवाजी राष्ट्र नायक हैं, बहादुर शाह जफ़र नहीं है? ये कैसे तय करते हैं हम? इससे पहले मैं आंसर करूं, मुझे क्योंकि आपने बहादुर शाह जफ़र की बात की, आई थिंक अभी कोई प्रोटेस्ट हुआ था औरंगज़ेब के खिलाफ, और उन्होंने औरंगज़ेब की पिक्चर की जगह, अब किसी को तो क्या पता क्या पिक्चर है, लोगों को इतिहास के बारे में नहीं पता ना, बहादुर शाह जफ़र की पिक्चर को जला दिया था। एंड बाद में लोगों ने पॉइंट आउट किया कि अरे भाई ये तो बहादुर शाह जफ़र की पिक्चर है, इसने तो 1857 का रिवोल्ट लीड किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो इसको तो मत चलाओ। तो ये इतना मतलब एक्सट्रीम रिस्पॉन्स रहता है पब्लिक का, एंड इतनी हिस्टोरिकल इलिटरेसी है हमारी पब्लिक की, उनको फ़र्क नहीं पता औरंगज़ेब में और बहादुर शाह जफ़र में। एंड ये तब होता है जब आप सब रूलर्स को उनके रिलीजन से देखना शुरू करते हैं। जफ़र भी तो मुसलमान था, औरंगज़ेब भी मुसलमान है, दोनों सेम ही होंगे। शिवाजी तो हिंदू थे, तो वो अच्छे ही होंगे। तो आई थिंक ये कम्युनिटी हिस्ट्रीज़ में बढ़ जाते हैं लोग, और उससे क्या होता है, हिस्ट्री धरी की धरी रह जाती है, हिस्ट्री को लोग इग्नोर कर देते हैं और ये समझ लेते हैं कि शिवाजी ने तो लाइफ में कुछ गलत किया ही नहीं होगा, सब अच्छा किया होगा, वो तो हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे। अरे भाई नहीं, आप शिवाजी की हिस्ट्री देख लीजिए, उनकी जो 90% वॉर्स रहे हैं वो किसके खिलाफ रहे हैं? फेलो मराठास के खिलाफ रहे हैं, उन्हीं की तो देशमुखी हथियार रहे हैं, वो उन्हीं से तो फोर्ट्स हथियार रहे हैं। वो रायगढ़, जवाली, जौहर वैली के फोर्ट्स किससे लिए उन्होंने? मोरे ब्रदर्स से। मोरे कौन थे? मराठास थे। कैसे लिए उन्होंने? चारों के चारों मोरे ब्रदर्स को बहुत ब्रूटली मार के। तो ये जो अगेन क्रूरता की बात हो रही है, शिवाजी भी रूलर थे, उन्होंने भी कितनी क्रूरता की। तो ये कोई आइडिया नहीं है कि शिवाजी कोई एक मराठा यूनिटी के लिए लड़ रहे हैं, वो मराठास के खिलाफ भी उतना ही वॉर कर रहे हैं जितना वो अहमदनगर किंगडम के खिलाफ कर रहे हैं, जितना वो मुगल्स के खिलाफ कर रहे हैं। इनफैक्ट जब उनके फादर को, शाहजी के लिए तो बहुत, शाहजी जो थे बीजापुर की सल्तनत में काम करते थे, तो उनके लिए तो शिवाजी, क्योंकि वो जा के बीजापुर के एरियाज़ को भी रेड कर रहे थे, उनके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम थी। खैर इवेंचुअली शाहजी को किसी कॉन्स्पिरेसी में कि उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी किया बीजापुर सुल्तनत के खिलाफ, ऐसा उनके ऊपर आरोप था, उनको जेल में डाल दिया था। तो तब शिवाजी ने किसको लेटर लिखा था? औरंगज़ेब को लिखा था 1657 से 1650, जबकि वो राजा थे भी नहीं, बट सबको पता था वही राजा बनेंगे, ही इज़ वेरी पावरफुल। तो उनको लिखा था लेटर कि भाई आप अगर मुझे मेरी एंसेस्ट्रल लैंड्स अगर आप हेल्प करेंगे मेरे फादर को प्रिजन से छुड़ाने में, तो मैं अपनी सर्विस मुगल एम्पायर को दूंगा। फिर उन्होंने बाद में लेटर लिखा था कि अगर, जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, कि अगर आप मेरे एंसेस्ट्रल लैंड्स जो मेरे फादर के थे मुझे दे देंगे तो मैं मुगल सर्विस का पात्र बनूँ। तो औरंगज़ेब ने उनको वापस लिखा था कि उसके लिए पहले आपको मुगल एम्पायर के लिए लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी।
ऑफ कोर्स मुगल वर्ड कहीं नहीं यूज़ हुआ था उस समय, क्योंकि वो अपने आप को मुगल्स नहीं बोलते थे, ये अंग्रेज़ों ने टर्म दिया है। बट कि आपको हमारे एम्पायर के लिए एक तरीके की वो दिखानी पड़ेगी, लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी, तभी हम आपको काम दे सकते हैं। तो ये कोई आइडिया ही नहीं है कि शिवाजी अगर मौका मिलेगा तो वो औरंगज़ेब से नहीं हाथ मिलाएंगे, बिल्कुल मिलाएंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकली एक्सपीडियंट है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, राणा सांगा ने वो गुजरात से भी लड़ते थे, बट टाइम टू टाइम वो गुजरात से हाथ में भी मिला लेते थे। इनफैक्ट उनकी जब आर्मी में जब खानवा हुआ तो हसन खान मेवाती थे, गुजरात के रूलर्स थे जो कि मुसलमान थे। फिर इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी, वो भी उनकी आर्मी का हिस्सा थे राणा सांगा के। इनफैक्ट उनके नाम पे तो कॉइन्स भी इशू किए राणा सांगा ने, टू शो कि हम लोग वी आर सो फ्रेंडली टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये आइडिया उस समय है ही नहीं कि भाई तुम्हारा रिलीजन अलग है तो मैं एज अ रूलर तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि तुम्हारा रिलीजन अलग है। नहीं, मैं तो हाथ मिला लूँगा। अगर मुझे किसी और रूलर से लड़ना है, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो ये तो बड़ी सिंपल सी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ही है। और हर एक कोई पॉलिटिक्स करता है, जैसे कि आज भी कर रहे हैं लोग। तो आई थिंक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है आज का, कि आप रिलीजन में दोनों को बांटते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे हैं और ये बाहर के हैं क्योंकि ये बाहर से आए। उस समय कोई बाहर से कोई अंदर से नहीं है, आप सिर्फ रिलीजन से कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और इसमें लोगों का बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक तो लोग इतिहास अपना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और दूसरा फिर आपस में लड़ेंगे, क्योंकि हम नागपुर वगैरह में देख ही रहे हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। नहीं, नागपुर में जो जिस औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद हुआ, उससे जुड़ा एक सवाल, चूँकि भारत में इतिहास लेखन अलग अलग तरीके से किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भी एक टेक्स्ट माना जाता है कि वो इतिहास में कोट किया जाता है, और भारत एक खोज एक मशहूर टीवी सीरियल उस पर बन चुका है जिसमें तमाम प्रकरण का जिक्र है। लेकिन पंडित नेहरू भी औरंगजेब को एक कट्टर शासक मानते थे, कहते थे कि उसने एक मुस्लिम शासक की तरह काम किया, न कि रूलर की तरह काम नहीं किया, बल्कि एक रिलीजियस एम्परर की तरह उसने काम किया। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं? मुझे लगता है कि जब हम किसी भी किताब को देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि वो किसने लिखी है। अगर वो इतिहास पे बात कर रहे हैं तो क्या वो इतिहासकार हैं? नेहरू जी इतिहासकार नहीं थे। नेहरू जी बहुत चीज़ें थे, ही वॉज स्टेट्समैन। उन्होंने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी दी, बड़े इंटरेस्टिंग, उनकी अच्छी चीज़ें रही, उनकी बुरी चीज़ें रही, सब जायज़ है। आप उनको पॉलिटिक्स पे जज कर सकते हो। उनका इतिहास का मत है, वो सिर्फ एक मत है, वो इतिहासकार नहीं, उनका कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है। तो उसको आप औरंगज़ेब पे हिस्ट्री मत मान लीजिए, वो उनका अपना ओपिनियन है और वो हो सकता है, और मुझे लगता है वो बिल्कुल गलत ओपिनियन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको लगता है कि औरंगज़ेब इसलिए ख़राब है क्योंकि उन्होंने जो कल्चरल यूनिटी मुगल्स ने बनाई थी अकबर के स्टार्टिंग में, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे उन्होंने म्यूज़िक बैन किया, ये म्यूज़िक बैन का बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, आप देखेंगे। कैथरीन बटलर स्कोफील्ड का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जिसमें वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या औरंगज़ेब ने सच में म्यूज़िक बैन किया था, क्योंकि ये माना जाता है, अगेन दो सोर्सेज ही हमको सिर्फ बताती हैं, निकोला मानुची जो कि कल्प्रेट रहे ही हैं बहुत सारे मुगल गॉसिप के, और दूसरा मुंतखबुल लुबाब करके एक सोर्स है खफी खान की। अब दोनों सोर्सेज कहती हैं कि उनका एक लव अफेयर था हीराबाई जैनाबादी से, जो कि म्यूजिशियन थी, डांसर थी। 9 महीने ही उनका लव अफेयर चला, उसके बाद हीराबाई जैनाबादी की डेथ हो गई। तो वो कहते हैं कि 1653 में जब उनकी डेथ हो गई तो औरंगज़ेब ने कहा कि मैं म्यूज़िक बैन कर रहा हूँ। लेकिन 1658 में जब वो राजा बने तो निकोला मानुची और मुंतखबुल लुबाब दोनों ही कहते हैं कि उनकी कॉरोनेशन में म्यूज़िक बजा। इनफैक्ट उन्होंने 7,000 रुपये खुशहाल खान कलावंत करके, उनके एक बड़े अच्छे म्यूजिशियन थे, उनको दिए 7,000 रुपये की, तुमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये लो 7,000। फिर 1665 में टवर्नियर करके एक और यूरोपियन ट्रैवलर हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं मुझे तो बहुत ही अच्छा स्वीट प्लेजेंट म्यूजिक सुनाई दिया औरंगज़ेब के कोर्ट में। तो ये आइडिया कि उन्होंने ऐसा समरी बैन लगा दिया म्यूजिक पे, ये सब फैक्ट्स में नहीं है। अभी नेहरू जी ने इतने फैक्ट्स नहीं पढ़े होंगे ना, नेहरू जी ने उस समय तो ये स्टडी हुई भी नहीं थी जो अभी इतनी अच्छी स्टडी कैथरीन बटलर स्कोफील्ड ने की है। तो मुझे लगता है कि लोग जब पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पढ़ें किसने लिखा है, क्या वो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, नहीं है तो उसको उसका एक ओपिनियन मान ले, उसको उस इंसान की हिस्ट्री पे एक्सपर्ट ओपिनियन ना माने। ओपिनियन और एक्सपर्ट ओपिनियन में बड़ा फ़र्क होता है।